बिडिंग हो रही होती है जी, मैं इसके पैसे ज़्यादा दूंगा, इसका ये हिस्सा काट दें, कान काट दें, बाजू काट दें, टांग काट दें। ये चीज़ें डार्क वेब पे हो रही हैं, ठीक है। और क्या जी, स्किन पिल ऑफ, जब आप उसकी जिस्म को, जैसे अब हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग जला देते हैं, जिससे हम मुसलमानों के साथ हम ज़ाद होते हैं, हिंदुओं के साथ भी, हर मज़हब के साथ, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात ने कहा। अरुण भाई, डार्क वेब की जो क्रिएशन थी वो बेसिकली अमेरिकन नेवी का ये प्रोजेक्ट था, और अमेरिकन नेवी ने इसको क्रिएट इसलिए किया था ताकि वो ट्रेसेबल ना हो, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो ट्रेसेबल ना हो। हमेशा मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बात कहूँगा कि आप कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल करें, सबसे पहले उसकी डिटेल्स चेक करें कि वो आपसे क्या क्या चीज़ें लेते हैं। आप ऑलरेडी खुद उनको परमिशन। तीसरा रुख है तस्वीर का एलन मस्क, अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया, जो आजकल न्यूज़ चल रही हैं और जो वो कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हारून मिर्ज़ा। मैं आपको वेलकम कहता हूं हमारे चैनल हिडन सीक्रेट्स पे। हमारा आज का टॉपिक इल्यूमिनाटी और डार्क वेब के मतलब है, जिस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जानी मानी शख्सियत शेख सलमान साहब ने। शेख साहब को रूहानियत पर तो अबूर हासिल ही है, इसके साथ साथ जनरल नॉलेज पर भी इनकी गिरफ्त काफ़ी मजबूत है। तो आइए चलते हैं अपने आज के मेहमान की तरफ और उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब क्या हाल है आपका, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, आज हमारे दो टॉपिक्स हैं। जी एक तो इल्यूमिनाटी, फेमस इल्यूमिनाटी जी फेमस, और दूसरा जो है डार्क वेब। एक ही तस्वीर के दोनों पहलू आप डिस्कस करना चाह रहे हैं। जी पहले हम करते हैं इल्यूमिनाटी से स्टार्ट। बेसिकली इल्यूमिनाटी क्या है और इसका फाउंडर कौन था? हाँ जी, हारून भाई, फाउंडर की बात अगर की जाए ना, तो इसके फाउंडर का नाम है एडम मिन्सफेट, जिसकी पैदाइश 1748 में बल्वेरिया के मुकाम पे हुई। बल्वेरिया जो कि अब इस वक्त मौजूदा जर्मनी का एक हिस्सा है, और इसका जो वालिद था उसका नाम जॉन जॉर्ज था, और वो प्रोफेसर था लॉ का बाय प्रोफेशन। और जो इसकी वालदा थी, आना मारिया नाम था उसका, और वो एक कारोबारी ख़ानदान से बिलोंग करती थी। इसके बचपन की, एडम मिन्सफेट की, तो ये बचपन से ही एक एंटी रिलीजियस सा बच्चा था, और शैतानियत की तरफ रुझान ज़्यादा था इसका, ब्लैक मैजिक की तरफ, और इन चीज़ों को लेके ये ज़्यादा ग्रो कर रहा था। तो फैमिली भी इसी लाइन पे थी। इसमें हारून भाई कोई इसकी हिस्ट्री नहीं मिलती है कि उसकी फैमिली का अपना पर्सनल बिलीफ क्या था, लेकिन यह है कि जो एडम के बारे में कहा जाता है वो यही था कि वो एंटी रिलीजियस था, ब्लैक मैजिक का दिल ज़्यादा था, और बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वो जो दज्जाल है उसका फॉलोअर था, इन अदर वर्ड्स। और वो अपने जहन में उसकी यही चीज़ थी कि जी जो चीज़ें दज्जाल ने आके करनी हैं उनको फॉलो कर रहा था, तो ये उन्हीं को लेके उसका पैरोकार बन के उसी की तैयारी कर रहा था। तो इस वजह से फिर ये बचपन से उसी चीज़ में लगा हुआ था। इसकी एजुकेशन क्या है? ये जी एक लॉयर भी है, और देखें आप कैसा एक काबिल बंदा था ये। इस बंदे का ज़हन बहुत एक्टिव था, क्योंकि ये बचपन से जो शार्प माइंड बच्चे होते हैं ना, ये उस तरह का था, डल माइंडेड नहीं था। और ये बाय प्रोफेशन एक लॉयर था जी, फिलोसफर था बहुत अच्छा, और उसके साथ साथ ये पॉलिटिशियन भी रहा है। जो इसकी टीम थी, जो इसने टीम क्रिएट की जी, वो भी सेम एजुकेशन थी उनकी। देखें उसमें ये चीज़ होती है अरुण साहब, जो वो एक गोल लेके बचपन से चल रहा था ना, उस गोल के लिए जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, इसको एक चीज़ की तो समझ आ गई कि ये अकेला इस गोल को अचीव नहीं कर सकता, इसको उसके लिए एक टीम की ज़रूरत है, और टीम कामयाब वही होती है जिसमें एक ज़हनी हम मांगी हो, जिनके जहन एक लेवल पे चले। अब उसके लिए इसने अपने जैसे फिलोसफर्स, पॉलिटिशियंस, जो क्रीम थी एक माशरे की, जो माशरे की क्रीम है, इसने वो इकट्ठी करके ऐसे तो होल्ड कर ली, जिसमें आपके लॉयर्स भी थे, स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन्स थे, जो कि सारी इकोनॉमी को भी होल्ड करते थे, क्योंकि उसका ज़हन ही सारा होल्ड करने का था ना। तो इस वजह से वो इन सब चीज़ों को लेके
तो चल रहा था, उसने उसी जेन के लोग मुत्तफिक करके अपने साथ और पूरा एक ग्रुप बना के तो फिर इसने इसकी। तो कब इसने स्टार्ट की थी इस तंजीम को, किस ईयर में? ये जी बड़ी एक स्टॉलिंग सी बात है कि एक बंदा सिर्फ एक 28 साल की उम्र में, क्वाइट यंग बंदा होता है अभी, इतना शौरी और लाशौरी में और इतना मेच्योरिटी नहीं होती इसमें, लेकिन उसमें जुनूनियत की हद तक ये एक खप्त सा उसके दिमाग में बचपन से जन्म लेके जो उसके दिमाग में पल रहा था, पनपता सिर्फ एक 28 साल की उम्र तक उसने अपने जैसे जहन के लोगों को मुत्तफिका किया, एक जगह पे इकट्ठा करके उनके साथ अपने थॉट्स को शेयर करके। तो 1776 में, 48 में इसकी पैदाइश थी, 1776 में जब महज एक 28 साल इसकी उम्र थी, तो इसने एक तंजीम की बुनियाद रखी और जिसका नाम इसने ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबिलिटीज़ रखा। और इसी तंजीम का नाम कुछ अरसे के बाद तब्दील करके इल्यूमिनाटी रखा गया और जो इसके मेंबर्स थे उनको इल्यूमिनाटीज़ कहा गया। इल्यूमिनाटी जो वर्ड है ये बेसिकली लातिन ज़ुबान से लिया गया था, तो इसको फिर इल्यूमिनाटी का नाम देके 1776 में बुनियाद रखी गई इसकी। अच्छा, तो इसका एंड अरुण भाई, एंड जो है वो जी इसकी बेसिकली क्योंकि जब इसने एक क्रीम को लेके चला था ना, तो इस वजह से ये बहुत स्पीड में ग्रो अप कर रही थी। क्योंकि जब आपके जो एक माशरे की क्रीम होती है, एक होल्ड करने वाले लोग होते हैं, जब वो किसी चीज़ को फॉलो करते हैं ना, तो आप बहुत जल्दी माशरा उस तरफ अट्रैक्ट होता है। तो मतलब फॉलोअर्स उसके बहुत स्पीड से बढ़ रहे थे, बहुत स्पीड से मेंबरशिप हो रही थी और फॉलोअर्स बहुत स्पीड से बढ़ रहे थे। तो जो उस वक्त की मौजूदा कैथोलिक चर्च था, तो उसको तो ये चीज़ें बिल्कुल भी हज़म नहीं थी हो रही, क्योंकि एंटी रिलीजियस चीज़ें थी सारी, और उनका मकसद भी बहुत अजीब सा था जो कि जो मज़हब से मुताबिकत नहीं रखता था। तो कैथोलिक चर्च ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला बल्वेरियन गवर्नमेंट पे, और कैथोलिक चर्च के प्रेशर की वजह से 1785 में इस पर पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, मुकम्मल तौर पे इस पर पाबंदी लगाई गई। अच्छा, ये 5-6 साल में? नहीं जी, 9 साल में। ये 9 साल का अरसा बनता है। इतनी बड़ी तंजीम होगी थी 9 साल में? बहुत जल्दी, मैंने आपको बताया ना कि जब आपकी क्रीम हो तो फिर उसको फॉलोअर्स बहुत स्पीड में मिलते हैं। अच्छा, तो 9 साल के अरसे में इसने काफ़ी ग्रो कर लिया। जब फिर कैथोलिक चर्च का प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट पे, तो गवर्नमेंट ने इसको बाकायदा तौर पे पाबंदी लगाई इस पर, और जो एडम विंसफिट था इसको फोर्सली इस चीज़ पे मजबूर किया गया कि वो इस तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान करे। तो 85 में जब इस तंजीम पर पाबंदी लग गई जी, तो इसके जो फॉलोअर्स थे, जो बनाने वाले थे, वो असल इल्यूमिनाटी जो थे, जी जी जी, वो डिसअपेयर क्यों हो गए थे? देखें, जिस वक्त पाबंदी लगी, इनके ऑफिस सील्ड हुए, इनके जो मेंबर्स थे उनके डॉक्यूमेंट सील्स हुए। वो डॉक्यूमेंट सीज करके तो इन्होंने जो इनके मेंबर्स थे उनमें से कुछ को तो सज़ाएं हो गई, कुछ को सज़ाए मौत दी गई। अच्छा जी, तो इस वजह से फिर वो जो बच गए वो डिसअपियर हो गए। उसके बाद वो मंजर आम पे आए ही नहीं है, डर के मारे, खौफ के मारे। आल्सो दिस मैन एडम, जी, एडम विंसफिट, क्योंकि इसकी डेथ जो है वो ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 72, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो 72 ईयर्स की एज में जाके इसकी डेथ हुई थी, और 1800 कुछ में, 1800 कुछ में जाके, मतलब हिडन वो करता रहा है, इस तंजीम को बढ़ाता रहा। देखें, पहले तो ये मंजरे आम पे आ गए ना, मंजरे आम पे आ गई, और इसके जो ओपोनेंट थे, जो रिलीजियस लोग थे, वो इसके ओपोनेंट थे, तो उन्होंने इस पे काफ़ी ज़ोर ज़बर किया कि भाई इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, इसको ग्रो नहीं करना चाहिए। अब पाबंदी जब भी आप किसी चीज़ पे लगाते हैं ना, एवरी एक्शन, जैसे न्यूटन का लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप एक चीज़ को जितना ज़ोर से दबाते हैं ना, वो उतने प्रेशर से बाहर आती है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब उसमें ये है कि इसको पाबंदी तो लगाई गई, लेकिन ज़ाहिरन पाबंदी लग गई। जो इसके इल्यूमिनाटीज़ थे उन पे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, सज़ाएं दी गई, फांसी दी गई, कुछ डिसअपियर्ड हुए। लेकिन बैक ऑफ द स्क्रीन
आपकी ये तंजीम ग्रो करती रही स्लोली 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 स्लोली। क्यों? कि इनका जहन जो था वो फॉलोअर ऑफ दज्जाल, वो बेसिकली खुद इसको सिर्फ एक प्रिपेयरिंग कर रहे थे, आसानियाँ क्रिएट कर रहे थे दज्जाल के लिए। तो इस वजह से फिर इसको बहुत स्लो स्लो लेके चले वो। बल्कि आप यकीन करें कि ऑलमोस्ट तकरीबन 1785-90 से लेके तो आपको 1900 मतलब 200 साल तकरीबन 1980-85 तक, 1980-85 तक आपको कोई इतनी इसकी शोर शराबा या इतना कोई हल्ला गुल्ला नहीं मिलता, इतनी आपको हिस्ट्री भी नहीं मिलती। आप हिस्ट्री खंगाले भी तो आपको हिस्ट्री में इतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी इस टाइम पीरियड की, ये जो 200 साल का टाइम है। लेकिन 1980-85 के करीब ये एकदम से फिर जैसे एक ब्लो अप होता है, ये बहुत स्पीड से ब्लो अप हुई और उसके बाद तो फिर। अच्छा, उसकी तरफ आते हैं हम। जी जी। पहले आप इसका बताएं कि इल्यूमिनाटी जो है इसका बिलीव क्या है, अकीदा क्या है, ये क्या चाहते हैं? जी देखें, बेसिकली इल्यूमिनाटीज आर फॉलोअर ऑफ दज्जाल, ठीक है, और मकसद दज्जाल का भी होल्ड करना है। जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि सरकार ने सिर्फ एक फितने से पनाह मांगी है और वो है दज्जाली फितना। अब वो कितना ख़तरनाक होगा ये हम लोग बीइंग अ मुसलमान हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब उसका बिलीव भी है होल्ड करना हर चीज़ को। जब ये तंजीम भी तख्लीक की गई थी ना, इस तंजीम का मकसद भी होल्ड करना था कि पूरी गवर्नमेंट, पूरी दुनिया में एक गवर्नमेंट बने, एक लॉ बने और एक ही उनका सारा एजेंडा हो जिसके तहत पूरी दुनिया उसके अंडर चले। इसको इन्होंने उस वक्त एक बेसिकली ऑर्डर भी पास किया था जिसको कहते थे वन वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब आया है। अच्छा, न्यू ये वर्ल्ड कब का है? ये जिस वक्त तंजीम तख्लीक की गई थी ये उनके एजेंडे का एक हिस्सा था। इसको वन वर्ल्ड ऑर्डर कहा गया था। अच्छा। OW। तो उस वक्त इसका भी मकसद यही था, जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का है, NWO जो है, इसका भी वही है, लेकिन सिर्फ इसको वर्ड दे दिया गया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अच्छा, क्या ये NWO जो अब प्रेजेंट में है, जी, ये बैंक्स को भी कंट्रोल कर रहा है? ये हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, ये हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। देखें, आपकी इकोनॉमी जो है वो सिमट के चंद मखसूस हाथों तक आ गई है। कार्ड्स की सूरत में आ गया। अब तो खैर कॉइन्स की सूरत में आ गई है। अब तो कॉइन्स की सूरत में आ गई है। कार्ड्स तो काफ़ी देर पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए थे जो इस इकोनॉमी को रन करते हैं। नोटों को उन्होंने पहले ही टाटा बाय बाय कह दिया काफ़ी देर पहले, कार्ड्स इंट्रोड्यूस हुए और अब तो खैर कॉइन्स चल रहे हैं, आपके सामने ही है। ये कोविड में भी हुआ था ना फोर्सफुली, वो कह रहे थे कि ये नोट्स जो हैं, कोविड जो आया था, जी जी, क्या ये भी इसी का पार्ट था? देखें, बेसिकली कोविड हो गया और जो ये कुदरती आफात आती हैं बना के जो पेश की जाती हैं, इन सब को कंट्रोल करना ही तो इसका काम है। जो इल्यूमिनाटी तंजीम है इसका काम इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करना है। अब जैसे कि आप देख लीजिए कि कोविड ही ले लें, चलें कोविड की आपने बात की, कोविड की बात कर लेते हैं कि कोविड क्या था। कोविड एक बेसिकली वायरस था जो ख़ुद तख्लीक किया गया, ख़ुद स्प्रेड किया गया और उसको बाद में ये कहा गया, रीज़न ये पेश किया गया कि जनाब क्योंकि अर्थ पे वज़न बहुत ज़्यादा हो गया, अर्थ पे वज़न बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से अर्थ की रोटेशन स्लो है, क्लाइमेट चेंज हो गए हैं। अब आप देख लें कि गर्मी की जो एक वो टेन्योर है वो ज़्यादा हो गया है, सर्दी कम हो गई है। अब भी आप इसी सीज़न में देख लें सर्दी अब ना होने के बराबर रही है। और बल्कि मैं आपके व्यूअर्स के लिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं कि एक रूमर्स और चल रहे हैं कि अभी इसी साल 2025 में
एक और वायरस आने वाला है जो कि कहा यह जा रहा है कि कोविड से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो ये सब कंट्रोल करने की तो वजह है। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये अपनी एक अजारादारी कायम करना चाह रहे हैं ताकि दज्जाल के लिए आसानी पैदा हो। अच्छा, वो मैं एक वीडियो देख रहा था यूएसए में। जी जी किसी के पेरेंट्स अगर गुजर गए जी, तो वो उधर जाए और उनसे मुलाकात करे। अब आप भाई, बहन, अब मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट्स। अब आप पता है किस चीज़ पे आ गए हैं? अब आप आ गए हैं तस्वीर के तीसरे रुख पे। आमतौर पे कहा जाता है कि तस्वीर के दो रुख है। अब आप आ गए हैं तस्वीर के तीसरे रुख पे। तीसरा रुख है तस्वीर का एलन मस्क। अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया जो आजकल न्यूज़ चल रही हैं और जो वो कुछ हो रहा है, एलन मस्क को भी बेसिकली दज्जाल का फॉलोअर ही कहा जा रहा है। जैसे वो उनकी एक्टिविटीज़ भी हैं। अब जैसा कि आप देख लीजिए जो इनकी प्लानिंग्स हैं, एक इंसानी ज़हन में चिप इंसर्ट करने की। अब वो क्या है? उससे उसकी मेमोरी सारी स्टोर होगी। इंसान फौत हो गया, क्लोन तैयार किया, उसमें वो चिप इंसर्ट की, सारी मेमोरी रिस्टोर हो गई। रीसेट वाली जो उस वक्त उसमें पास्ट वो सारी रिस्टोर हो गई। आपकी कोई चीज़ गुम नहीं हो सकती, आपका कुछ भी जा ही नहीं सकता। अब जो एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं सेटेलाइट से, जिसके थ्रू इनकी प्लानिंग है सारी दुनिया में इंटरनेट फ्री करने की। अभी तो फ्री नहीं कर रहे। प्लानिंग तो है ना, वर्किंग तो है उस पर। अभी टेस्ला बहुत जल्दी एक सेलफोन इंट्रोड्यूस करवाने वाला है जो कि विदाउट सिम कार्ड वर्किंग करेगा, सेटेलाइट के थ्रू, नेट फ्री होगा। अब उसका मकसद क्या है? देखिए, मकसद क्या, जब आपको कोई भी चीज़ फ्री दी जाती है ना, हम ये समझते हैं कि हमें फ्री मिल रही है। वो फ्री नहीं होती, उसके बैक एंड पे कोई ना कोई उसका मकसद होता है। अब मकसद क्या है? मकसद ये है कि जिस वक्त आप को नेट फ्री हो जाएगा, आपको हर चीज़ इजी हो जाएगी, आप बहुत फ्रिक्वेंटली उन चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो आपकी जितनी पर्सनल इन्फो है, लाइक आपके पिक्चर्स हैं, आपकी बैंक डिटेल्स हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हर चीज़ डाटा एलन मस्क के पास जाएगा। कोई किसी को भी ट्रेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ उसको ट्रेस कर पाएगा जिसको एलन मस्क खुद चाहेगा। और जिस वक्त आपकी इंफॉर्मेशन सारी गैदर होके एक जगह पे इकट्ठी हो गई, तो इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर इंसान मजबूर हो जाएगा वो करने पे जो उसको कहा जाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे इससे पहले का था। जी जी। किसी के पेरेंट्स गुजर जाते हैं, आपको रूहानी तो काफ़ी अबूर है। जी जी। मैं उसी के मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता जी। किसी के पेरेंट्स गुजर गए, भाई बहन, तो उनसे कैसे मिल सकते हैं आप? देखिए, मैं एक चीज़ आपको अरुण भाई बताऊं। बीइंग अ मुसलमान, हम लोगों का ये अकीदा है और यकीन भी है, बिलीव भी है इस चीज़ पे कि जिस वक्त हम मर जाते हैं, हमारी रूह जो है वो आलम बर्ज़ में चली जाती है। बेशक। रूह वापस दोबारा नहीं आती, ये याद रखिएगा। रूह वापस दोबारा नहीं आती। आपकी अगर कोई मुलाकात करवाता है, वो आपकी रूह से नहीं होती, वो आपकी हमज़ात से होती। और हमज़ात को काफ़ी तकलीफ़ होती है उस वक्त, जिस वक्त आप, क्यों कि जब आप उसकी जिस्म को, जैसे अब हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग जला देते हैं, जिससे हम मुसलमानों के साथ हमज़ाद होते हैं, हिंदुओं के साथ भी, हर मज़हब के साथ, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात ने कहा है कि हर इंसान के साथ है। तो उसको तकलीफ़ होती है उस वक्त जब हिंदू उसको आग लगाते हैं। अब वो खड़ा देख रहा है, रूह तो चली गई, रूह तो अल्लाह पाक के पास वापस चली गई। अब हमज़ाद देख रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है कि ये मेरा घर था, मैं इसमें रहता था, इसके साथ था, ये था, वो था, इसको अब जलाया जा रहा है। तो वो चीज़ उसके लिए बड़ी होती है। तो जो मुलाकात है वो हमज़ाद से होती है, रूह से कभी नहीं होती, याद रखिएगा। और इसके लिए काफ़ी
इल्म की ज़रूरत होती है और काफ़ी चीज़ें वगैरह करने पड़ते हैं, काफ़ी वजीफ़े हैं और तकलीफ़ दह बात है। हमज़ाद को तकलीफ़ होती है जिस वक्त आप उसको रिकॉल करते हैं। अच्छा, तो अब बैक ऑन टॉपिक आ जाते जी जी। इल्यूमिनाटी हमारे माशरे पर जो क्या असरात मरतब कर रही है? इल्यूमिनाटी हमारे मुआशरे पे बहुत मौज़र आज से बैक ऑन 20 ईयर्स जी जी। और टुडे। इसमें अरुण भाई बड़ी एक सिंपल सी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जैसा आपने कहा आज से 20 25 30 साल पीछे चले जाएं और आज के मुआशरे में क्या फ़र्क है। मुआशरे को तो मैं खुले अल्फाज में कहूँ तो जंग लग गया। जंग क्या लग गया जनाब, बेड़ा गर्क हो गया। क्यों? आपकी जो एक ख़ानदानी इक़दार थे वो ख़त्म हो गए, एक दूसरे के साथ जो आपकी अखलाकियात थी वो ख़त्म हो गई, रिश्तों की तमीज़ ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई है? ये क्यों किया जा रहा है? बेसिकली ये किया इस वजह से जा रहा है कि हम लोगों में आपसी जो है वो एक बॉन्डिंग जो है वो ख़त्म हो जाए। स्पेशली मुसलमान, ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं, ये याद रखिएगा, जितनी एक्टिविटीज़ हैं ये सब सिर्फ एंटी मुस्लिम्स होती हैं। मुसलमानों के लिए ही ये सब परेशानियां खड़ी की जाती हैं। हमारे मुआशरे में अब देखें जो है वल्गैरिटी को बहुत ज़्यादा अरूज है, बेहयाई है हमारे मुआशरे में इस वक्त बहुत ज़्यादा। हम आज से 20 25 30 साल पहले के ड्रामे देख लें, बहुत डिफरेंट थे। आपको हर ड्रामा, हर मूवी आपको कोई ना कोई सबक देती थी, आपको कोई ना कोई उसमें सीखने को चीज़ मिलती थी। आजकल के ड्रामोज में सिवाय वल्गैरिटी के कुछ भी नहीं है, कोई उनकी थीम नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं। तो ये चीज़ें हमें बेसिकली ख़राब करने के लिए हो रही हैं। और क्योंकि याद रखिएगा कि जो इनका इल्यूमिनाटीज़ का जो पैगाम रसानी का सबसे इजी तरीका है और सबसे पॉपुलर तरीका है वो ज़राए इब्लाग ही है। ये ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल करते हुए अपने पैगामात लोगों के जहनों तक पहुंचाते हैं, अपनी सोच पहुंचाते हैं ताकि वो उनके घरों में जहनों में घर करे और वो उसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट करके तो अपनी रनिंग लाइफ में लेके आए। अब हमें वो वल्गैरिटी सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं। हमें वो बड़ों का एहतराम करना ना करना सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं। हमें एक दूसरे से जो मेल मिलाप है वो हमें उन्होंने क्लोज़ कर दिया है। इस तरह से जस्ट आपके सामने एक मिसाल है मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल फ़ोन क्या है? ये भी दज्जाली फितना है। पहले वक्तों में होता था, रिश्तेदार जाते थे कहीं पे, आप लोग, हमें बचपन से याद है कि हम अपने हर जुमेरात, उस वक्त जुमे की छुट्टी होती थी, हर जुमेरात नानी के घर जाते थे। वहाँ पे बड़े अपने बैठ के गुफ्तगू करते रहते थे, हम छोटे खेलते रहते थे लहदा। अब होता क्या था कि जब बड़े बैठते थे आपस में, गिले शिकवे जो होते थे वो नज़दीक से ख़त्म हो जाते, लिंगर ऑन नहीं थी होती चीज़ें, कम्युनिकेशन गैप नहीं था आता। क्योंकि तब प्रॉब्लम्स आती हैं जब आपके गुफ्तगू में कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, जब आपके मिलने में तवत्तुल होता जाएगा, दूर होते जाओगे आप। आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है किसी को मिलने के लिए, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है। क्यों? ये की गई है, ये लाइफ को फास्ट किया गया है ताकि हम उस तरफ आए ही ना, ध्यान ही ना दें, और हमारा मुआशरा डे बाय डे ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनका भी इनसे ताल्लुक़ बताया जाता है कि वो भी प्रमोट करते हैं इनको। जी, इसमें बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका नाम लिया गया है, जैसे कि ZK हैं और के विंसेंट हैं, काफ़ी हैं इस तरह के। लेकिन इसमें इन दो की तो स्टेटमेंट भी है ना, इन दोनों की स्टेटमेंट भी है। उसने ZJ ने तो कहा था कि ये तो एक स्टुपिडिटी है, मुझे आप लिंक आउट कर रहे हैं, और सेम सॉर्ट का आंसर उसका भी था विंसेंट का, उसका। लेकिन उसमें देखें एक चीज़ आती है, कहा जाता है, बहुत से सेलिब्रिटीज़ के बारे में कहा जाता है, लेकिन एंड ऑफ द डे इसके बारे में कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता आपको कि आप जिसमें लेके तो आप कहें जी ये जो है वो इस तरह से है। नहीं, इसमें एक चीज़ और भी है ना जी, कि अगर कोई स्टार बनता है इन अ नाइट
आप कल तक किसी को जानते भी नहीं हैं और एकदम से आप देखते हैं कि वो सुपरस्टार हो। जी। आस्ता आस्ता वो बढ़ता जाता है। फिर तो ज़ाहिर बात है जिस वक्त आप इल्यूमिनाटी होते हो, आप उनके साथ कुछ डील्स करते हो, आपके उनके कुछ मुआहदे होते हैं, वो आपकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हैं। इंसान की कमज़ोरी क्या है? या पैसा या शोहरत। शोहरत, फेम हर बंदे को अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और फेम के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। इनके लिए सबसे बेन ज़रूरी हर इंसान के लिए फेम है, शोहरत है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना है, लोगों को अच्छा लगना है। तो फेम के लिए तो इंसान कुछ भी करता है। ये इसके लिए उल्टी सीधे मुआहदे करते हैं। और किस किस्म के? ये अरुण भाई अपनी रूह को गिरवी रखते हैं। बेसिकली रूह नहीं, हमजाद। रूह कैसे गिरवी हो सकती है? हमजाद को करते हैं। और उस पर सारी ये गेम होती है। वो आपको पॉपुलर करते हैं, वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जब होल्ड ही एक चीज़ को ये खुद कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको पॉपुलैरिटी देना कोई इनके लिए मुश्किल काम नहीं है। तो माइकल जैक्सन जो थे, जी, उनको भी फिर इसी तरह ही सुपरस्टार बनाया गया था। जी, माइकल जैक्सन के बारे में तो अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसके बारे में खुल के कह देते हैं कि बेसिकली इल्यूमिनाटी खुल के जो वापस नमूदार हुई वो माइकल जैक्सन ने ही की। उनके जो साइंस थे उसमें, और मुझे अभी भी याद है उनका एक सॉन्ग था, सॉरी अभी बड़ा खूबसूरत सॉन्ग था, उसमें उन्होंने खुल के उसमें अपने आँख वाला वर्जन भी दिया। और टैलेंटेड तो थे ना वो, टैलेंट तो था। नो डाउट टैलेंटेड इंसान था। और अल्लाह ने वो सलाहियत दी थी कि जो उस वक्त किसी के पास भी नहीं। अब तो कुछ लोगों के पास है, अब वो चीज़ नहीं है, लेकिन उस वक्त किसी के पास इतना टैलेंट नहीं था। और मेरा ख्याल है शायद जितनी लचक उस वक्त उनके जिस्म में थी, शायद आज भी किसी के जिस्म में उतनी लचक ना हो। लेकिन उसको यूटिलाइज वो गलत ले गए, क्योंकि बेसिकली वो एक ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो अमेरिका में ब्लैक्स को वैसे ही थोड़ा दबा के रखा जाता। सुपेरिटी जो है वो गोरों के लिए है। तो शायद उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इल्यूमिनाटी की बाजू पकड़ ली। तो रास्ते से क्यों हटाया? एग्रीमेंट्स आप बता रहे थे कि देखें, एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या उनको ब्रेक किया? नहीं, एग्रीमेंट आप जिस वक्त कर लेते हो फिर उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो फिर ऑब्वियसली फिर उसके एंड तो बुरा ही है। एंड तो उसका उन्होंने भी किया। इसमें आपकी नॉलेज क्या कहती है? देखें, जो माइकल जैक्सन की हिस्ट्री को अगर हम उठा के देखें, जिस तरह से उन पे अरूज आया और फेम ही फेम गया, उनकी जो मौत की वजह है वो आज भी किसी को नहीं पता। वो एक अनसुलझी पहेली है आज भी। उसके लिए कोई ऑथेंटिक बात नहीं कही जाती कि जी माइकल जैक्सन की डेथ कैसे हुई। कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, इसमें कोई ऑथेंटिक इसमें प्रूफ नहीं है किसी बात का। तो वो तो आज तक प्रूफ भी नहीं हुआ। मैंने वही कहा, अनसुलझी पहेली है। टिकटॉक, अब जो टिकटॉक का ऑनर है, जब इंडिया ने पाबंदी लगाई है टिकटॉक पे, एट दैट टाइम ही वाज द 25th पर्सन जो कि अमीर तरीन रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 25वें नंबर पे था, टिकटॉक का ऑनर। टिकटॉक बेसिकली चाइनीज़ ऐप है और उसके 30% एसेट्स जो हैं वो इंडिया में थे। अब आप अंदाज़ा करें कि जब वो बैन हुई है, अगर वो अभी तक बैन ना होती तो शायद ये इस वक्त दूसरे तीसरे नंबर पे होता जो इसका ऑनर है। देखने में आपको फ्री ऐप मिल रही है, लेकिन वो फ्री नहीं है। फेसबुक फ्री ऐप है, फ्री नहीं है। व्हाट्सएप है, फ्री ऐप है, फ्री नहीं है। वो इन शेप आपसे कलेक्ट कर रहे हैं, इन शेप आपसे ले रहे हैं। डाटा हो कंट्रोल करने की वजह क्या होती है? अब मैं एक छोटी सी आपको बात देता हूँ। अब फेसबुक आप लीजिए, फेसबुक की जो सी डिटेल्स हैं आप कभी उसे खोलिए। हम लोग नॉर्मली नहीं खोलते, हम बस देखते हैं जी फ्री ऐप है, इसको इंस्टॉल करो और यूज़ करना शुरू कर दो। हमेशा मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बात कहूँगा कि आप कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल करें, सबसे पहले उसकी डिटेल्स चेक करें कि वो आपसे क्या क्या चीज़ें लेते हैं। आप ऑलरेडी खुद उनको परमिशन देते हो कि वो आपकी ये चीज़ भी
पिक्चर्स आपकी ले ली। व्हाट्सएप मैं आपको वही बात कर रहा हूँ अरुण भाई, लेट मी फिनिश फर्स्ट। अब फेसबुक को आप लें, फेसबुक को आपकी हर एक्टिविटी का पता है। आप किस वक्त क्या कर रहे हैं, किस वक्त क्या सोच रहे हैं, किस वक्त क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। आपने इवन आपकी हेल्थ कंट्रोल उसके पास है सारा। आपने कितने कदम चले, आपने किस वक्त क्या खा रहा है, आपकी इस वक्त सेहत क्या है, आपको कितनी एनर्जी की आप गेन कर रहे हो, कितनी आप यूटिलाइज कर रहे हो। आप अगर इन डिटेल्स को आप कभी चेक करो तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। और अगर कभी आप गूगल की डिटेल्स को चेक करो तो आप तो बिल्कुल पागल हो जाओगे। आपकी इस वहमो गुमान में भी वो चीज़ें नहीं है जो गूगल आपकी कलेक्ट कर रहा है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि व्हाट्सएप, जी फेसबुक, ये तो आप हमारी वीकनेस होगी। मतलब हमें एडिक्ट किया गया ना, हमें फ्री दे के एडिक्ट किया गया। मतलब है कि अब हर एक जो इंसान है ना, उसके मोबाइल में तो ये ऐप्स हैं, अब तो बिल्ट इन आ रही हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी आपने तो उनको एक्सेस देना है अपने डाटा के अंदर। अब आपको एक छोटी सी बात बता दूं, 7 बिलियन टोटल पॉपुलेशन है दुनिया की, 7 बिलियन, ठीक है। और आप फेसबुक को अगर खोलें, फेसबुक को खोलें, उसके डाउनलोड्स कितने हैं? 10 बिलियन। अब पॉपुलेशन टोटल दुनिया की 7 बिलियन है, डाउनलोड उसकी 10 बिलियन है। कैसे? फेक अकाउंट्स, ये चीज़ है। अब 7 बिलियन पॉपुलेशन में से भी सारे तो यूज़र नहीं है फेसबुक के, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यूज़र होगा 4 बिलियन होगा, 3 बिलियन होगा, 4 बिलियन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कर लें 5 बिलियन होगा, इससे ऊपर तो किसी सूरत नहीं हो सकता। तो रेस्ट ऑफ द 5 बिलियन अकाउंट्स आपके सारे फेक हैं। मकसद इनका सिर्फ ये है, जो आपको फ्री एप्स दे रहे हैं, आपको एडिक्ट कर रहे हैं, आपको यूटिलाइज कर रहे हैं, आपको हैप्चुअल कर रहे हैं, आपको एडिक्ट कर रहे हैं अपनी एप्स का। और उनका मकसद सिर्फ ये है कि आपका डाटा कलेक्ट करना। अब डाटा कलेक्ट करके वो क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करके वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपकी थिंकिंग को, आपसे खेलते हैं, आपको यूटिलाइज करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक आपको कंट्रोल कर लेते हैं। जब आप डाटा किसी को अपना हैंड ओवर कर देते हो तो आप उसके कंट्रोल में आ जाते हो। अब सॉरी, मैं वो इसमें फ्लो में बात कर रहे थे, आपने मुझसे इसमें साथ में क्वेश्चन किया था रेड रूम के बारे में। तो रेड रूम जो है डार्क वेब पे, वो बेसिकली वो कमरा है कि जिसको यूटिलाइज किया जाता है, वो लोग यूटिलाइज कर। बेसिकली डार्क वेब है किन लोगों के लिए? डार्क वेब हम आम नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, जो हम एक मीडियोकर्स या लोअर मीडियोकर्स या लोअर जो लोग हैं, उनके लिए डार्क वेब नहीं है। डार्क वेब उन लोगों के लिए है जिन्होंने बेतहाशा पैसा, पूरी दुनिया घूम ली, अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, अच्छा यूज़ कर लिया, कुदरत की नेमतें भी इस्तेमाल कर ली। अब जीना तो है, मरना तो अपने वक्त पे। अब पैसा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं है पैसा यूज़ कहाँ करना है। अब जिस वक्त आपके पास पैसा बेतहाशा हो और आपको ये ना पता हो कि मैंने यूजेज कहाँ करना है, तब इंसान के अंदर का जो शैतानियत है, जो उसका इवल एंड है, वो बाहर आता है। वो आम अल्फाज में कहा जाता है ना कि हर इंसान के अंदर 2 किस्म के कुत्ते होते हैं, एक अच्छा कुत्ता होता है, एक बुरा कुत्ता होता है। आप अच्छे कुत्ते को फीड करोगे, आप अच्छे बन जाओगे, आप बुरे कुत्ते को फीड करोगे, आपके अंदर का इवल बाहर आ जाएगा। अब जब पैसा आपके पास बेतहाशा होता है, आपके पास उसको यूज़ करने का कोई ज़रिया नहीं है, आपके पास कोई मुसरफ राह ही नहीं है उसका कि आप कहाँ पे उसको सर्व करोगे, तो फिर आप जाके आपका बैड जो इवल है अंदर का, वो रूप जो आप दुनिया को नहीं दिखा सकते या दुनिया को दिखा नहीं पाए अभी तक, वो फिर बाहर आता है। अब उस रूप का रेड रूम में यूजेज होता है। अब रेड रूम में होता क्या है? अब रेड रूम में बेसिकली ये होता है कि जी उसमें लाइव टॉर्चर होता है, लाइव टॉर्चर होता है। अब उसमें होगा क्या कि जी आपको किसी इंसान को बांधा होगा, अब उसमें साथ साथ स्क्रीन चल रही होती है, उस पर बिडिंग हो रही होती है, जी मैं इसके पैसे ज़्यादा दूंगा, इसका ये हिस्सा काट दें, कान काट दें, बाजू काट दें, टांग काट दें। ये चीज़ें डार्क वेब पे हो रही हैं, ठीक है। और क्या है जी, स्किन पिल ऑफ कर दें। अब जिंदा इंसान की स्किन आप पिल ऑफ करेंगे? एक सेकंड जी, कौन लोग कर रहे हैं? कौन लोग ये जो
डार्क वेब रेड रूम में जी जी मर्डर्स होते हैं, जी बॉडी पार्ट जो कटिंग होती है, जी जी। क्या वो सामने नहीं आते कैमरे के? नहीं, मास्क उन्होंने पहना होता है जो अच्छा। वहाँ पे ये कर रहे होते हैं, हम्म, ठीक है। उन्होंने मास्क वेयर किया होता है, अब उनका चल रहा है। अब जो लोग इसको कर रहे हैं वो भी हिडन है, जो करवा रहे हैं वो भी हिडन है, कोई भी सामने नहीं है, हम्म, वो ट्रेसेबल नहीं है डार्क वेब आपकी। अब उसमें होता क्या है कि आपको टास्क दे दिए जाते हैं डार्क वेब पे। अब आपको क्या होता है जी कि आपको उन्होंने कहना है कि आपको हम इतना पैसे पे करेंगे। अब आपने जिससे पोटैटो से किया जाता है, उसकी पील ऑफ किया जाता है पोटैटो को, आपको टास्क दे दिया जाएगा कि जी आपको इतने पैसे पे होंगे। आपकी आंखों से आंसू, तो ज़ाहिर बात है तकलीफ़ होगी तो आंसू आएंगे, स्किन पे आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है लोग अपने एड़ी आप पील ऑफ कर दो जी, पूरी स्किन इसकी उतार दो, यहाँ तक के पील ऑफ करते 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 हड्डी तक नज़र आ जाती। नहीं, लेकिन लेट मी अंडरस्टैंड जी कौन ये टास्क देता कौन है? जी ये कंप्यूटर पे बैठे लोग हैं, जी ठीक है। जी जी अब ये जो बंदा सामने बैठ के पील ऑफ कर रहा है, लाइक जैसे आप बोल रहे हैं, किस लिए कर रहा है? उसको क्या उससे मिलना क्या? पैसा, अच्छा उसको पैसा मिलेगा। अच्छा। देखें, दो किस्म के लोग हैं दुनिया में। एक वो हैं जो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने मज़े के लिए, एक वो हैं जो अपनी ज़रूरत के लिए पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। जो ज़रूरतमंद है वो अपनी ज़रूरत के तहत उसको पैसा चाहिए, वो कुछ भी करेगा। जिनके पास पैसा है वो पैसा खर्च करवा के वो कुछ भी करेंगे। आपको शायद आपको याद हो, एक इंडियन मूवी है टेबल 21, अच्छा परेश रावल की। वो क्या है, वो भी डार्क वेब पे गेम हो रही होती है, लाइव चल रहा होता है, पीछे वो बिड कर रहे होते हैं, पैसे लगा रहे होते हैं कि जी इनसे अब ये टास्क करवाएं, इनसे ये टास्क करवाएं, इनसे ये टास्क करवाएं। अब उसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन उनके पास पूरी, क्योंकि डाटा तो सारा है उनके पास, डाटा की तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं ये तो सबको पता है। आप इस वक्त यहाँ बैठे हैं ये भी उनको पता है, मैं यहाँ बैठा हूँ ये भी उनको पता है, हम ये बात करें ये भी उनको पता है। आपका फ़ोन अगर आपके पास है तो आप उससे कुछ भी हाइड नहीं कर सकते। अब देखें, मैं एक आपको बताता हूँ, बेस्ट गोर एक वेबसाइट होती थी। अब उस बेस्ट गोर में क्या था कि आपको लाइव किलिंग की वीडियोस थी, अपलोड होती थी। मैंने उसमें एक वीडियो देखी कि एक बंदा है तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ बिट्रे किया। आपने देखी? जी देखी। अब वो वेबसाइट बंद हो गई है। अच्छा। मैंने देखी वो वीडियो। अब उसमें क्या है कि अब उसने बिट्रे किया, उससे अपनी गर्लफ्रेंड को अगवा किया, अगवा करके लाइव उसको डार्क वेब पे ऑन कर लिया। ऑन करके तो अब उसने उसको फर्स्ट फायर किया, नीचे से मारा, ऊपर से निकाल दिया, ब्लो हो गए। ऊपर से फिर एक फायर मारा यहाँ से और हर चीज़ उसकी ब्लो कर गई। फिर इसी तरह से एक और वीडियो है मेरे जहन में आ रही है कि उसमें इस तरह एक सर्कल सा बना हुआ है लोगों का, मजमा जैसे लगा होता है, और एक बंदा है उसको पीछे से टाई अप करके तो उसकी गर्दन इस तरह से है नीचे, और एक इंसान है उसके हाथ में लंबी सी तलवार है और वो नाच रहा है ना उस मजमे में इस तरह कर, और नाचते नाचते उसने एकदम धक किया और बंदे की गर्दन वो पड़ी और धड़ वो पड़ा। ये सब कुछ हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। मैं इसीलिए अपने व्यूअर्स को भी ये कहता हूँ कि डार्क वेब हम लोगों के लिए नहीं है। एक नॉर्मल सोच रखने वाला इंसान, हम तो एक चिड़िया को मरते देख लें तो हमारे दिल को एक सहम सा लग जाता है। मैंने तो आपसे सुना ही है तो मेरा दिल सहम गया। ये अरुण सब है, ये हकीकत है। इसको इसीलिए मैं बार बार अपने व्यूअर्स को ये कहता हूँ, मैं अपने दूसरे प्रोग्राम्स में भी यही बात करता हूँ कि कभी भी हमें डार्क वेब पे एक्सेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वंस यू आर इन, देयर इज़ नो वे आउट। ये एक वन वे ट्रैफिक है, इस पर आप एक दफ़ा इन हो गए हो, आप बाहर नहीं आ सकते। फिर आप कठपुतली हो, फिर आप चलते जाओगे,
वो आपको चलाते जाएंगे और आप चलते जाओगे। वो जिनको चलाना चाहते हैं वो चलाते हैं, वो अभी भी चलाते हैं जिससे हम चलते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं जी रहे। ये हम लोगों की सोच है कि हम अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं जी रहे। वो जिस तरह हमें कंट्रोल कर रहे हैं हम वैसे जी रहे हैं। अच्छा, एक्सीडेंटली एक्सेस हो सकता? नहीं, एक्सीडेंटली एक्सेस नहीं हो सकता। एक्सीडेंटली एक्सेस नहीं हो सकता। आप डेस्परेटली आप उसमें करोगे, जानबूझ के आप एक्सेस करोगे तो फिर होगा, लेकिन इतना इजी नहीं होता। अब ये भी नहीं है कि डार्क वेब पे हर चीज़ इलीगल होती है जी। अच्छा, ये जो क्रिप्टो करेंसी है जी और बिटकॉइन जी, इसका क्या क्या रोल प्ले करते हैं? ये अरुण भाई, इस पे जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं डार्क वेब पे, कोई भी आपने डीलिंग करनी है वो आप क्रिप्टो या बिटकॉइन के ज़रिए ही करते हैं, क्योंकि ट्रेसेबल नहीं होता। बेसिकली बताएं पहले इसको बनाया क्योंकि इस करेंसी को। देखिए, इस करेंसी को बेसिकली तो बनाया इस वजह से गया है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसा पहले हमने बताया कि इल्यूमिनाटी की जो सोच है इसको कंट्रोल करने की, ओबियसली जब आप इकोनॉमी कंट्रोल कर लेते हो, ज्यूस की एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो कहते हैं कि जब आपने किसी को बर्बाद करना हो ना, आप उसकी जेब पे हमला करें। वंस यू आर होल्डिंग हिज इकोनॉमी तो इज फिनिश, ही कांट डू एनीथिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म करना है तो फिर उसकी नस्ल को बर्बाद करना है। अब ये दोनों काम हो रहे हैं, अब ये दोनों काम हो रहे हैं। हम मुसलमानों की नस्ल को भी बर्बाद किया जा रहा है और बहुत ज़ोर शोर से इस पे काम हो रहा है। हमारी जो यंग जनरेशन है वो, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई भी हमारे रवायती इक़दार रह गई है, हमारे दीन से कोई उसका लगाव रह गया है, हमारे कोई हिस्ट्री से उसका कोई लगाव रह गया है। हम जो एक रखते थे अपना बैकग्राउंड, उससे उनको कोई इस वक्त लगाव नहीं है। तो मकसद फिर वही आ जाता है कि इकोनॉमी जिस वक्त आप होल्ड कर लोगे, आप हर चीज़ होल्ड करते जाओगे। अब क्रिप्टो और बिटकॉइन को लाने का मकसद ही ये है कि एक करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड चले। अब जैसा कि आपने पिछले दिनों एक बड़ा ही बात चल रही थी कि चाइना ने, क्योंकि आपको पता है कि चाइना की इस वक्त तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं हम लोग यूज़ टू हैं। आज चाइना अपनी प्रोडक्ट्स बंद कर दें, हम मर जाएंगे। हमारे पास मुसरफ नहीं है, हम इतने यूज़ टू हो गए हैं उसकी चीज़ों के। अब कोई चीज़ उठा लें चाइनीज़ है, कोई चीज़ आप उठा लें चाइनीज़ है। आज चाइना बंद कर दे, हम ख़त्म हैं। वो प्रोडक्शन करनी बंद कर दे, हम ख़त्म हैं। तो अब चाइना ने पीछे एक मुहिम लेके चला था और अभी भी इस पर कारबंद है कि चाइना ने ये बात कही कि हमसे किसी भी, क्योंकि पहले डॉलर्स में सारी डीलिंग होती थी, चाइना ने कहा कि अब कोई भी डीलिंग हमारे साथ डॉलर्स में नहीं होगी, हमारे साथ जो डील करनी चाइनीज़ येन में होगी। अब इसी तरह से क्योंकि गोरे की प्लानिंग बहुत लंबी होती है, गोरे की प्लानिंग छोटी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने ज्यूस को बहुत ज़्यादा खसूसियात से नवाजा। ये अल्लाह की बहुत पसंदीदा कौम थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये कौम थी, बनी इसराइल जो है। और ये वाहिद कौम गुजरी जिस पे मनो सलवा उतरता था। तो इनकी प्लानिंग जो है ना बहुत दूर की होती है। वो तो इनकी अपनी कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से अल्लाह की ज़ात ने इनको पस्ती में फेंका और इन पे अजाब नाजिल हुए। लेकिन जहन तो है उनके पास, खूबसूरती है उनके पास, जहानत है, और उसी जहानत के बलबूते पे अभी भी आपकी 70-75% इकॉनमी जो है वर्ल्ड की वो जूस हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अब जिस वक्त इन्होंने देखा है कि अब क्योंकि डॉलर ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी ट्रांजैक्शन जितनी है किसी भी प्रोडक्ट की आपने करनी वो डॉलर में होती थी। अब क्योंकि चाइना ने ये कदम उठा लिया था और ये चीज़ जानते थे ज्यूस कि आने वाले टाइम में डॉलर नीचे जाएगा, तो उनको उसके ओपोनेंट कोई चीज़ चाहिए थी जिसको वो लॉक करें और उसमें ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो, जिसके लिए उन्होंने क्रिप्टो स्टार्ट किया, बिटकॉइन स्टार्ट किया। अब बहुत सी ऐसी आ रही हैं कॉइन्स आ रहे हैं अब, जैसे कि इसका चाइनीज़
चाइनीज़ ने भी अपना कॉइन शुरू कर दिया है। कॉइन्स की डिटेल एक डिफरेंट उसके टॉपिक ऊपर है हम फिर बात जी, करेंगे। वो एक डिफरेंट टॉपिक है। क्या प्ले रोल कर रहे हैं? देखिए, ट्रांजैक्शन जितनी है वो सब कॉइन्स में हो रही है, हम्म, क्योंकि ट्रेसेबल नहीं है। हम्म, कहाँ से आया, किसने पे किया, किसने लिया, ये ट्रेसेबल नहीं है। हम्म, सही। क्रिप्टो, बिटकॉइन, कॉइन्स की जितनी डीलिंग है वो ट्रेसेबल नहीं है, हम्म, इस वजह से। अच्छा, चलिए शेख साहब, जी। टॉपिक को आप क्लोज करते हैं। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू बहुत करके। शुक्रिया। आपसे हम मज़ीद भी आगे भी डिस्कस करेंगे। जी रूहानी अलूम पर भी आपको काफ़ी अबूर हासिल है, इसके ऊपर भी आपके साथ जो है ना एक कंप्लीट पॉडकास्ट करेंगे हम इस पर। जी, ज़रूर ठीक है। ज़रूर। लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हैं इसके मतलब, डार्क वेब के मतलब? देखिए जी, मेरा तो पर्सनल मशवरा है हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि एक्सीडेंटली भी कभी भी इस पे एक्सेस करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि डार्क वेब हम लोगों के लिए नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, डार्क वेब हम लोगों के लिए नहीं है। डार्क वेब जिन लोगों के लिए है उनको यूज़ करने दें, और एक्सीडेंटली भी इस पे अव्वल तो आप एक्सेस कर नहीं सकते, क्योंकि पहले एक जिस तरह हम www. आगे वेबसाइट और फिर एंड पे .com आती है, इसके लिए .onion आता था। पहले एक और थी, वो मेरे जहन से भी नहीं आ रहा, फिर इन्होंने .onion आना शुरू हुआ, अब वो भी नहीं आ रहा। तो इस पे सिर्फ जिनके पास एक्सेस है वो ही कर सकते हैं, और नॉर्मल बंदा तो कर नहीं सकता। लेकिन एक्सीडेंटली भी कभी भी इस पे जाने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये एक वन वे ट्रैफिक है। आप एक बार इन हुए तो दोबारा वापसी मुमकिन नहीं है। ठीक है, थैंक यू शेख साहब। सब बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस को हमारा आज का टॉपिक्स पसंद आए होंगे। ऐसे मज़ीद टॉपिक्स लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। आपके सब्सक्राइब, सपोर्ट और लाइक्स की हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी। सो कीप सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।